नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स की इस स्पेशल सीरीज में टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, सिलेंडर, बेलन। अब बेलन से रिलेटेड आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले, सबसे पहले तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूं। एक तो आपको पता है कि मेंसुरेशन है तो ऑब्वियसली फॉर्मूले यूज होंगे, और जब फॉर्मूले यूज कर लेते तो सर कुछ सवालों में हमें एक अच्छी खासी कैलकुलेशन देखने को मिलती है। उस कैलकुलेशन को कैसे स्मार्ट अप्रोच करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, एक पॉइंट आपका ये रहेगा। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट, जब भी बात मेंसुरेशन की आती है आप सबके दिमाग में एक अप्रोच बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है, और वो है कि सर 7 और 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। नो डाउट अप्रोच अच्छी है, लेकिन मैंने बार बार एक ही चीज समझा कि किस चीज को कहां यूज करना है, उससे ज्यादा यह पता होना चाहिए कि उसे कहां यूज नहीं करना है। तो ये 7 और 11 की अप्रोच को हम कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इन सब चीजों के बारे में भी आज के सेशन में हम बात कर लेंगे। क्योंकि कल क्यूब और क्यूबाइड था तो पाई का रोल नहीं था, आज सिलेंडर है, कल आप कोन पढ़ने वाले हो, फिर आप स्फीयर पढ़ने वाले हो, सब जगह आपको पाई का यूज मिलेगा। और पाई का अगर इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है मतलब 7 और 11 वाला कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। तो ये चीज समझाना आपको बहुत जरूरी है कि इसको कहां यूज करना है और कहां नहीं यूज करना है, किन परिस्थितियों में यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीजों पर बात होगी। इसके बाद में मैंने एक चीज आपको और बताई थी और अभी भी बता देता हूं कि मेंस्ट्रुएशन के जितने भी सेशन कंडक्ट होने हैं इस सीरीज में, उन सेशन में मैं उन्हीं सवालों को इंक्लूड कर रहा हूं जो सवाल आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। अब आप एक छोटा सा गणित समझिए यार, जैसे अगर एक कोई भी सिंपल एग्जाम हुआ सीजीएल का, और उस सीजीएल के 25 क्वेश्चन मैथ के रहे, उनमें से मेंस्ट्रुएशन के एवरेज पैटर्न पे कितना सवाल देखने को मिलता है, बोले सर लगभग 3 सवाल मेंस्ट्रुएशन के देखने को मिलते हैं। राइट, लगभग 3 सवाल अगर मेंस्ट्रुएशन के देखने को मिल रहे हैं। अब सीजीएल का एग्जाम एवरेज पैटर्न पे 40 से 50 शिफ्ट में होता है। अगर आप 2024 की बात करो 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 2025 की बात करो 54 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो अगर मैं एवरेज पैटर्न पे अगर 50 शिफ्ट में भी मान ले रहा हूं, है ना, और 3 सवाल भी आ रहे हैं, मैं और कम भी कर दे रहा हूं, तब भी आपके एक एग्जाम में मेंसुरेशन के लगभग 125 सवाल पूछ लिए गए। अब एक एग्जाम में अगर 125 सवाल पूछ लिए गए, इसके बाद सीएचएसएल भी होना है, इसके बाद जीडी भी होना है, इसके बाद एमटीएस भी होना है, और इनमें तो कितना कितना शिफ्ट होता है। आप खुद इमेजिन करो कि सिर्फ एक साल में मेंसुरेशन के कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो एग्जामिनर की भी मजबूरी है कि वो कुछ पर्टिकुलर सवालों को बार बार डाटा बदल बदल के बार बार उन्हीं सवालों को पूछता है। और मैं ऐसे सवाल लेकर के आ गया हूं कि भैया सवाल सामने रखे हैं, इनको जरूर छाप लेना, इनको जरूर समझ लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी कुछ थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये 3 कार्यक्रम आज के सेशन में हम बेसिकली करने वाले। इसके अलावा हम लोग सिलेंडर को थोड़ा सा डीपली समझने की भी कोशिश करेंगे। मेरा जब भी रहता है मेंसुरेशन में, या मैं कभी भी फॉर्मूले अगर पढ़ाता हूं, वैसे तो मैं फॉर्मूले कभी नहीं पढ़ाता, मैं फॉर्मूले पढ़ाता हूं सिर्फ मेंसुरेशन टॉपिक में, क्योंकि यहां पर बिना फॉर्मूले के काम नहीं बनना है। और थ्योरम्स की बात करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, ट्रिग्नोमेट्री में और ज्योमेट्री में तो थ्योरम्स काम करते हैं, बाकी कोशिश करते हैं कि हर जगह फॉर्मूले आपके अवॉइड किए जाए, और होते भी हैं कॉन्सेप्ट की मदद से। आप सोचो, मैंने बोला भी है एक दो बार कि जैसे अगर कोऑर्डिनेट होता है, आप उसको बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते हो, बट कर सकते हैं अगर आप शिफ्टिंग अप्रोच अप्लाई करो, कार्टेशियन प्लेन को इन्वॉल्व करो, है ना, ये सब चीजें अगर यूज करोगे, रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। अब आप सोचो बोले कोऑर्डिनेट में रेशियो, हाँ लगता है। मेरी मेंस वाली कुछ क्लासेस देना, अभी तो आपके यहाँ पर सेशन कंडक्ट नहीं हुआ है सीरीज में, मेंस वाली क्लासेस देखना, वाईटी पढ़िए, वहां पर अगर कोऑर्डिनेट के सवाल आए होंगे तो आपने देखा रेशियो, शिफ्टिंग या कार्टेशियन, इन सब की मदद से बिना कोई फॉर्मूला यूज करे पूरा कोऑर्डिनेट साफ है। अब यहां पर अगर वो पूछ दे रहा है कि भैया बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए, तो भाई जब तक वक्र पृष्ठ नहीं पता होगा तब तक कहां से कर सकते, तो मेंसुरेशन में फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो बट अगर वहां पर भी फॉर्मूले चल रहे तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस तो जरूर करते हैं। तो चलिए भाई देखो, लेकर के मैं आ गया हूं आपके लिए एक हरे पीले पेज, और आप आज इनसे मेंसुरेशन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यार, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपकी टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ सीरीज का, जिसमें से हम लोग 1 बाय 1 सारे सेशन कंडक्ट करते करते आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिलेंडर की तरफ। और आपको पहले से ही बार बार हर लेक्चर में आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, जिससे कि आपको पता रहे
कि इस पूरी सीरीज में आप क्या क्या सीखने वाले हो। और मैंने आपको डे 1 पे ही समझा दिया गया था कि आप चाहे किसी के पेड बैच में हो चाहे नहीं हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज को भी फॉलो कर लेंगे तो भी आप मैथमेटिक्स के ज्यादातर सवालों को बहुत बेहतर अप्रोच से सॉल्व कर पाएंगे। राइट? तो एक भी सेशन इस सीरीज का मिस नहीं करना, ना तो मैं कर रहा हूं ना आप करेंगे। चलिए, तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है इस पूरी सीरीज का। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें सीख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो। तो हेडिंग है हमारी सिलेंडर, बेलन। अब बेलन बनता कैसे है तो जरा यार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, और अगर मैं इस सीट को फोल्ड कर दूं मेरे भाई, समझना जरा मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं इस सीट को फोल्ड कर दूं इस तरीके से, तो ये क्या बन गया हमारे पास? बेलन। करेक्ट? ये हमारे पास बेलन बन गया। अब बेलन जो होता है, जब आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो बेलन अपने आप में प्रिज्म होता है। प्रिज्म और पिरामिड दो चीजें चलती हैं, एक चलता है प्रिज्म और एक चलता है पिरामिड। जो आप प्रिज्म और पिरामिड पढ़ोगे तो आप कंपैरिजन से ये चीजें आपको सब समझाई जाएंगी। अब प्रिज्म और पिरामिड मेंसुरेशन के 3D के बेसिक फिगर है, मतलब सारी असलियत यहीं से निकल के आई है। जैसे आपने क्यूब और क्यूबॉइड भी पढ़ा ना, एक्चुअल में वो दोनों प्रिज्म थे। तुम्हारी अब बुद्धि थोड़ी सी हिली, बोले क्या बात कर रहे हो यार, अपन सबसे लास्ट में पढ़ते हैं प्रिज्म। नहीं, ये क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, सब प्रिज्म है। प्रिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रिज्म का जो फाउंडेशन होता है, वो जो लेटरल फाउंडेशन होता है, वो होता है रेक्टेंगल से। जब आप प्रिज्म पढ़ोगे तो ये सारी चीजें डीपली डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि प्रिज्म का जो फाउंडेशन होता है वो रेक्टेंगल से फॉर्म होता है। रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, इनसे फॉर्म होता है। अब आप खुद देखिए, क्यूब और क्यूबाइड का जो लेटरल पोर्शन होता है उसमें रेक्टेंगल लगे होते हैं, बोले बिल्कुल लगे होता है। और प्रिज्म की दूसरी खासियत, उसका लोअर सरफेस और अपर सरफेस सेम होगा। राइट? अब आपके दिमाग में आया, बोले आवनुस सेंगर तुम फंसे, अब तुम फंस गए, अपनी बात में फंस गए। बोले बिल्कुल, कैसे? बोले सिलेंडर पढ़ा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। बोले सिलेंडर में एक लाइन तो तुम्हारी हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? बोले लोअर सरफेस और अपर सरफेस मस्ट बी सेम। बोले सिलेंडर में लोअर सरफेस हो गया और अपर सरफेस दोनों सेम होता है। लेकिन अभी अभी तुमने बोला कि प्रिज्म का फॉर्मेशन साइड वाला रेक्टेंगल से होता है। राइट? साइड वाला फॉर्मेशन रेक्टेंगल से होता है, तो बोले बताओ कहां रेक्टेंगल लगा है इसमें? ऐसा आपके मन में आ सकता है। चलो मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का 5 मिनट मुझे चाहिए बेलन को समझाने के लिए। मैं फॉर्मूलों पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता सीधे फॉर्मूले लिखता, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तुम्हें सबको पता है, और सीधे सवाल चालू हो जाते हैं। फॉर्मेशन समझो, एक बार अगर समझ गए तो मेंसुरेशन के बाकी टॉपिक भी समझ जाओगे, इसलिए अभी टाइम ले रहा हूं। तो यार एक बात बताओ मुझे, सिलेंडर का बेस क्या होता है? बोले सर्किल। अच्छा, एक रूल तो फिट है ना कि भाई जो लोअर बेस है, जो लोअर सरफेस है वही अपर सरफेस है, जो लोअर सरफेस है वो अपर सरफेस है। आप सोच रहे हो बोले सर जी सिलेंडर ही लेते क्यों कागज बार बार बोल रहे हो? अरे बताते हैं, उसकी भी वजह है। एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहीं से निकलेगा, समझो जरा बात को। अब सीन ये है यार कि इसकी जो लोअर सरफेस है, लोअर जो बेस है, वो अपने आप में एक सर्कल है। अब अच्छा, इस सर्कल पे ये हाइट को अगर मैं मिलाऊं तो लाइन ऐसे खिंच रही है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो सर्कल पर पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। किसी को अगर सर्कल की बेसिक डेफिनेशन पता हो, एनीवन, किसी को भी अगर सर्कल की बेसिक डेफिनेशन पता तो प्लीज एक बार बताएगा। बेसिक डेफिनेशन सर्कल की निकल के आती है पॉलीगन से। पॉलीगन क्या होता है? बोले एक दो से ज्यादा साइड की क्लोज्ड फिगर को हम बोलते हैं पॉलीगन। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसकी हर एक साइड बराबर हो। अब मैंने आपसे पूछा कि 3 साइड का पॉलीगन बताइए, बोले सर 3 साइड का पॉलीगन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 साइड का पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन बताइए, बोले स्क्वायर। मैंने कहा 5 साइड का बताइए, रेगुलर पेंटागन। 6 साइड का बताइए, बोले रेगुलर हेक्सागन।
7 साइड का बताइए, बोले रेगुलर हेप्टागन। धीमे धीमे हम 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनागन, 10 साइड डेकागन, सब जगह पर पहुंचे। बोले 10 साइड पर पहुंचिए। 10 साइड पर अगर हम पहुंच रहे हैं भाई तो कुछ ऐसे जाएंगे, ये इस तरीके से 10 साइड के हम उस पर पहुंच गए, राइट। अच्छा, मेरा एक नोटिस करने वाली बात है कि देखो यार, पहले ये अलग अलग फ्रेम जैसे दिख रहे थे, अजीब अजीब, लेकिन जैसे जैसे इनकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक सर्कुलर फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर चुके। जैसे आप 11 साइड बनाओगे, थोड़ा सा और सर्किल क्लोज लगने लगेगा, 12 साइड बनाओगे और क्लोज लगने लगेगा, तब आप सर्किल की बेसिक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। आप देखिए, आपको मिलेगा कि सर्किल असंख्य भुजाओं का एक रेगुलर पॉलीगन है। यह सर्किल की बेसिक डेफिनेशन है कि असंख्य भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं, अनलिमिटेड भुजाएं, और उनके रेगुलर पॉलीगन को बनाएंगे ऐसे ऐसे करके। छोटी छोटी भुजाएं हम मिलाते जाएंगे इस तरीके से, छोटी छोटी भुजाएं जब मिलाते जाएंगे तो ये हमारा ऐसे सर्किल फॉर्म करेगा। बात समझ में? इसका मतलब जो सर्किल का फॉर्मेशन है मेरे भाई, वो पॉइंट से नहीं है, वो पॉइंट से नहीं है, वो साइड से है। बस वो साइड्स बहुत छोटी हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब अगर वो साइड है, चाहे कितनी भी छोटी हो, साइड तो है ना। अब इस पर अगर मैं हाइट बनाऊंगा तो क्या ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा? दैट मीन्स ये जो आप सर्किल देख रहे हो, ये सर्किल पॉइंट से मिलकर के नहीं बना है, ये असंख्य छोटी छोटी साइड से मिलकर के बना है। ये असंख्य छोटी छोटी साइड से मिलकर बना है, और उस हर एक साइड को जब हाइट के साथ में मैच कराएंगे तो आपके पास बहुत छोटी चौड़ाई वाला रेक्टेंगल क्रिएट होगा। समझ में आया? तो प्रिज्म का फॉर्मेशन रेक्टेंगल से ही होता है, और इसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस सेम होता है। और मेरे भाई, प्रिज्म का जो आपका वॉल्यूम है, प्रिज्म का वॉल्यूम जो होता है, वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यहां से आता है आपके पास एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। अभी अपन लोग प्रिज्म भी समझ लेते हैं। और उसी तरीके से अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया साइड वाला, या फिर अगर कर्व है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है? बोले सर कर्व सरफेस एरिया ये आ जाएगा यहां से पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसी तरीके से अगर हम यहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो आप कहते हो सर टोटल सरफेस एरिया देखो जितना हमें दिख रहा है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, एलएसए या सीएसए जो भी है वो तो चाहिए, प्लस अपर एंड लोअर सरफेस ये भी तो दिखेंगे हमें, तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब मेरे भाई, इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से जरा मुझे आप बताइए, बेलन सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आपको सर सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, सर्किल का एरिया कितना होता है? आप कहेंगे सर ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h, ये है आपका वॉल्यूम। अगर मैं कहूं मुझे यार अब सर्कुलर है, सॉरी सिलेंडर है, तो ऑब्वियसली इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा साइड में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बोले सर पेरीमीटर ऑफ बेस। अब सर्किल का परिमाप, सर्किल की सरकमफ्रेंस, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? बोले सर 2 पाई आर और इनटू हाइट h, 2 पाई आर h। और बताओ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोले सर सी ऐसे रख लीजिए, 2 पाई आर एच रख लीजिए, और प्लस इसका लोअर सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अब लोअर सरफेस अपर सरफेस सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एक अपर है एक लोअर है, तो क्या ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? बोले बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा अब यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा h प्लस आर, ये लीजिए भाई। एक और प्रोसेस समझ लो, मैं तब से बेलन बनाए पकड़े हो, ये बेलन है आपका, राइट, ये बेलन है आपका। एक बात समझो यार, ये बेलन है आपका, करेक्ट है, ये सॉरी अभी तो बेलन नहीं, अभी तो ये कागज है। मैंने इसकी यार एक काम करते हैं, मैंने इसकी यार ये अभी बेलन बनाया हमने, मुझे जरा बताना इस बेलन में ये क्या है? आप बोले सर ये जो है ये हाइट है, ये जो है ये हाइट है, मैं लिख लूं क्या? मैं लिख लूं क्या? ये जो है ये हमने लिख दी सर हाइट है, चल जाएगा ना? क्या गंदे लोग हैं, अच्छा चल रहा है। ये जो है ये हाइट है,
आपको शायद अभी नहीं दिख रहा हो, बट मैं मेरे ऊपर भरोसा रखो, ईमानदार आदमी हो यार। ये हाइट है और ये क्या है? बोले सर ये सरकमफ्रेंस है। ये सरकमफ्रेंस है सर्किल की। सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? बोले सर 2πr। अब मैंने कहा इसमें एक कैंची से कट लगाओ। जैसे ही कट लगाए ये कागज खुलेगा ऐसे। अब इस कागज में ये क्या है? बोले सर हाइट है। ये क्या था? बोले सर ये सरकमफ्रेंस थी 2πr। यही यही देखो, यही तो था ना, यही तो था ना, दिख रहा है आपको? ये ऐसे कागज खुलेगा, ये 2πr है, ये हाइट थी। पहले ये सब आपका सरकमफ्रेंस कर्व सरफेस एरिया बना रहा था। पहले ये पीला कागज आपका कर्व सरफेस एरिया बना रहा था। कट लगाने के बाद ये रेक्टेंगल में खुल गया, जिसकी लंबाई 2πr है, चौड़ाई h है। तो इस कागज का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा? बोले सर लंबाई गुणे ऊंचाई 2πr इंटू h। ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट? ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब आप बोले सर इनको ऐसे समझने की जरूरत क्या है? आपके मेंसुरेशन में 60 से 70% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, वहां जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद के सवाल फॉर्मेशन पे आते हैं। और फॉर्मेशन वो नहीं कि हमने गोला पिघलाया सिलेंडर बनाया, वो तो कल मैं समझा चुका हूं आपको कि अगर फिगर चेंजिंग हो रहा है, मेल्ट वगैरह करके हो रहा है, तो आप वॉल्यूम सेम कर दीजिए। फिगर कटिंग भी आता है। फिगर कटिंग आता है, बोले एक बेलन है, उसमें से कोन काटना है, लेकिन कोन ऐसा काटना है जिसके अंदर सबसे बड़ा घनाभ डाला जा सके इस साइड का। अब बोल दिया तो भाई, अब आपको अगर फॉर्मेशंस नहीं आते होंगे तो थोड़ी सी समस्या में आप घिर सकते हैं। फॉर्मेशन पता, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये जो अपने बेसिक फॉर्मूले वो सारे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद अब हम लोग सवालों को उड़ाते हैं। छोटे छोटे से सवाल आएंगे, छुटकू छुटकू से। ये पता नहीं मैंने क्या क्या बना रखा है यार। आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि 25 रुपए प्रति मीटर वर्ग की दर से 30 मीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय बेलन की कुल सतह क्षेत्र को, कुल सतह ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया को पेंट करने की बात कर रहे हैं। पेंट करने की लागत आपको दे रखी है 18,425। बेलन का आयतन बताइए। अब हम लोग अगर यहां पर सीधे अटैक बोलते हैं, बोले सर 7 और 11 का मल्टीपल, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अच्छी बात है। सबसे पहली चीज, जो भी हमसे पूछा जा रहा है, अगर उसके फॉर्मूले में पाई इन्वॉल्व है तो आपका 7-11 पर चर्चा होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करेंगे कभी भी। अगर जो पूछा जा रहा है उसके फॉर्मूले में 7 और 11 इन्वॉल्व है तो आप 7 और पाई इन्वॉल्व है तो आप 7 और 11 पर चर्चा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा काम, 7 और 11 प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कई देखता हूं सॉल्यूशंस, बोले अरे ये सवाल, इस सवाल को तो आप 7 का मल्टीपल से उड़ा दो। जब तुम पेपर हॉल में बैठे होते हो ना, तो तुम्हें नहीं पता होता है कि इसके 4 ऑप्शन जो है वो 7 और 11 के मल्टीपल होंगे या नहीं होंगे, कि उनमें से 3 आउट हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। अब एग्जामिनर भी चालाक है और आपने एक बार नहीं कई बार देखा होगा कि 4 के चारों ऑप्शन 7-11 के मल्टीपल होते हैं। या कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है जिसमें से एक भी ऑप्शन 7 और 11 का मल्टीपल नहीं होता है। मैंने क्या बोला? 7 और 11 की अप्रोच कब लगानी? जब जो पूछ रहे हैं उसमें पाई इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यही 7 और 11 का जनक है। यही इसी की वजह से 7-11 बनता है। बनने को क्यूबाइड में क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां पाई नहीं है। तो जो पूछ रहे हैं उसमें पाई इन्वॉल्व होना चाहिए। चर्चा जिस पर कर रहे हैं वो पाई से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कोन की बात करें और सिलेंडर की बात करें, गोले की बात करें, तो हम 7 और 11 देखेंगे। और 7 और 11 का मल्टीपल चेक करना हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन कैसे? आपने एक सवाल देखा, बोले सर ये वाला सवाल कैलकुलेटर लग रहा है, और आपने पहली नजर में इस सवाल को स्किप कर दिया, आपने सॉल्व नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब पेपर में थे, सीपीओ 2023 के पेपर में आप बैठे थे और ये सवाल जैसे ही आपके सामने आया, आपने बोला सर सवाल बहुत लेंदी है, मैं इस सवाल को नहीं करने वाला हूं, मैं इसको स्किप कर देता हूं। अब स्किप कर दिया आपने, फिर जब आप अपना दूसरा राउंड लगाते लगाते आए, अब ये सवाल जब आपकी नजर के सामने आया, उस टाइम आपने टाइमर देखा, बोले सर जी सिर्फ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद पेपर जा रहा है। बोले अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो 7 और 11 सॉल्व करने बैठा तो विद इन 15 to 20 सेकेंड में इस सवाल को नहीं कर पाऊंगा और पेपर सबमिट हो जाएगा। तब वो आपका लास्ट ऑप्शन बच रहा है। बोले यार कुछ नहीं ना, कुछ नहीं से थोड़ा बहुत सही। बोले अब सर 7 के 11 लगा सकते, मतलब
7 और 11 प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्योंकि 7 और 11 ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके भरोसे पे आप पेपर की तैयारी कर लो। और अगर 7-11 प्रायोरिटी है तो क्यों फॉर्मूले याद कर रहे हो, क्यों उस मेंसुरेशन के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो? 7-11 का मल्टीपल ही ढूंढ लो ना अगर प्रायोरिटी है। ये चीज आपको भी पता है कि सर 7-11 प्रायोरिटी नहीं है, तो 7-11 को सबसे आखिरी में डाल। बोले जब हमारे पास कोई तरीका नहीं बच रहा होगा और मेरा सवाल छोड़ने का मन नहीं कर रहा होगा तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर लूंगा, अदरवाइज मुझे तुमसे कोई खास मोहब्बत नहीं है। ये 7-11 के लिए अप्रोच। अगर आप पूरे के पूरे सवाल करना चाहते हो, 100% स्कोर करना चाहते हो, तो ये 7-11 जैसी चीजों पर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था, वैल्यू पुटिंग इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप चाहते हो कि हाँ चलो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए और मेरे से लग जाए तो लग जाए, नहीं लग जाए तो ओके, तो आप वैल्यू पुटिंग पे डिपेंडेंसी बनाओ जाके शौक से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप चाहते हो बोले नहीं सर सवाल कोई भी आए कैसे भी, आई डोंट केयर, मेरे नंबर पूरे आने चाहिए, तो मेरे भाई थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा आपको। और ये चीज आप भी समझते हो, बच्चे नहीं हो जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गई कि 7-11 पर डिपेंडेंसी कब और कैसे करेंगे। अब आइए सवाल पर पहुंचते। क्वेश्चन क्या है कि अगर यार 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम 18,425 रुपए पे कर रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए, तो कितने मीटर स्क्वायर रहा होगा? तो आप कहोगे सर इसको 25 से भाग करो। हमने अगर 25 से भाग किया, 25 सत्ते 175, 9 बचा, 25 तिहाई 75, 17 बचा, 25 सत्ते 175, मतलब 737 मीटर स्क्वायर एरिया था। किसका? बोले सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस। इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 737 मीटर स्क्वायर था। लेकिन यार टोटल सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर और h प्लस आर, राइट। अब आपको h दे रखा है, इन्होंने h दे रखा है तो ये वैल्यू रख दीजिए। h अगर दे रखा है तो वैल्यू अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, पता करना है h बराबर 30 प्लस आर। अब ये किसी से कटेगा? बोले सर 11 से काटा 2 बार, 11 से अगर इसको काटते हैं तो 11 छक्का 66, 7 बचा, 11 सत्ते से 70। मेरे भाई ये बन गया आपके पास 4/7 आर ब्रैकेट में 30 प्लस आर और उसके इज इक्वल टू 67 है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी एक मस्त क्वाड्रेटिक क्रिएट होने वाली है। और मस्त क्वाड्रेटिक क्रिएट अगर हो गई तो फिर आपसे डील नहीं हो पाएगा फिर ये सवाल, फिर ये अच्छी खासी कैलकुलेशन में पड़ जाएगा। बट मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन के लिए अप्रोच भी रखना चाहिए। एक बात बताओ मेरे भाई, यहां पर जो भी डाटा लिखा हुआ है यहां पर, उसी को सॉल्व करने के बाद आप 67 लाए हैं। एंड दिस इज एग्जैक्ट डाटा, कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो रखी नहीं है। ये अगर एग्जैक्ट डाटा है और इसको सॉल्व करने के बाद 67 आया है, तो भाई मेरे को ज्यादा तो नहीं पता है लेकिन ये 7 की छुट्टी होनी चाहिए। तो हमने बोला 7 की छुट्टी कर लेंगे। अगर r बराबर 7 भी ले लिया तो भी ये 67 कहां से बनाओगे? यहां पर 2 है, यहां 2 है, r की वैल्यू 67 रखनी है क्या? ये 67 कैसे बनेगा? फिर आपके दिमाग में आया, बोले सर 30 था ये। अगर ये 30 है, मुझे 67 की जरूरत है और 7 भी इन्वॉल्व करना है, मैं या तो r बराबर 7 ले लिया हमने, बोले सर ये 37 बन रहा है। फिर हमारी नजर गई, हमने कहा ये 60 प्लस 7, इसका मतलब अगर मैं 7/2 रखने के बारे में सोचूं तो 30 दूनी 60 और 7 बन गया 67। और जैसे ही बनाया, आप अगर एक बार रख के देखिए, बोले सर अगर r बराबर अगर हम 7/2 रखें, r बराबर अगर हम 7/2 रखें तो यहां से 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, ये होगा 67/2 और बटे 2 से ये 2 खत्म 67। इसका मतलब बोले सर हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये वैल्यू फिगर आउट कर ली कि हम यहां पर r बराबर 7/2 रखें। तो इस 7 ने और इस 67 ने हमारी बड़ी हेल्प करी, अदरवाइज हम शायद क्या नाम क्वाड्रेटिक के चक्कर में फंस के कैलकुलेशन में जरूर फंसते। तो ऐसे कुछ तरीके जरूर रहते हैं, इनको मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान कैलकुलेशन में ही बताता हूं। अब क्या ये कोई ऐसा मेथड है जिसके लिए मैं स्पेशल कोई क्लास बनाऊं? नहीं, ये चीज आप कैलकुलेशन के साथ ही सीखोगे, जिनको मैं हर लेक्चर में समझाता हूं आपके। अब क्या कर रहे हैं? बोले सर आर आ चुका है अपने पास में
एच अपने पास पहले से ही दिया गया है, आयतन पूछ रहे हैं, तो बेलन है तो इसका मतलब पाई, आर स्क्वायर मतलब 7/2, आर 7/2 और एच मतलब 30। ये हो जाएगा, बोले सर 7 से 7 गया 30, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 15 बार, 15 सत्ते 105 और 11 से गुणा करेंगे तो 11×55। ये इस सवाल का 11×55। अब हमने क्या किया, बोले सर क्या इसमें हम ये सब ना करके सबसे पहले क्या हम 7/11 का अप्लाई डाल सकते थे? तो आप सीधे सीधे कूद गए। अब देखना बच्चे के मन में गलतफहमी कहां से बढ़ती है, बच्चे के मन में गलतफहमी कहां से, आप सीधे सीधे कूद गए, बोले सर जी ये पकड़ो, ये सर 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये सर 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 के 3 मल्टीपल, लेकिन सर ये 7 का मल्टीपल नहीं है, सर ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, सर 3 ऑप्शन हट गए, चौथा करेक्ट। बच्चा ये 2 सेकंड का सवाल था, अरे नहीं था। 7/11 की डिविजिबिलिटी देखकर कितना प्यारा लगा, बोले एक बच्चा ये कर रहा है और एक बच्चा ये कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे हिसाब से कौन इंप्रेसिव हुआ? बोले 7 और 11 वाला हुआ, नहीं हुआ। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि किस्मत अच्छी थी कि इस सवाल में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 और 11 का मल्टीपल भी हो और आपके यहां पर पाई इन्वॉल्व कर रखा था। कई सवालों में पाई नहीं पूछता है, आयतन नहीं पूछता है, कई सवालों में काउंटिंग ऑफ वैल्यूज पूछ देता है कि एक गोला है उसके अंदर हमने सिलेंडर फेंकनी है, एक सिलेंडर है उसके अंदर गोले फेंक रहे, बताओ कितने गोले फेंके, तब ढूंढोगे 7/11। इसका मतलब जो पूछा जा रहा है उसमें जब पाई इन्वॉल्व होगा तभी 7/11 ढूंढ सकते। और फिर उसके बाद भी क्या होता है, कई कई बार हमने, आपने भी देखा होगा, आप खोल लो 2024 के सवाल, 3-3 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो 7 और 11 के मल्टीपल होंगे। क्या करोगे? उस केस में सॉल्व कर लेंगे। तो जब चेक करने में उसको टाइम गया होगा कि 3 ऑप्शन 7 और 11 के मल्टीपल है, उस टाइम की भरपाई कौन करेगा? ब्रह्मा तो नहीं है कि उसको पता हो कि ऑप्शन सी 7/11 का मल्टीपल है, ऑप्शन डी 7/11 का, चेक ही करेगा ना। इसलिए मैं कहता हूं 7/11 पे डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। और आपके पूरे पेपर में 25 सवाल में ज्यादा से ज्यादा एक सवाल 7/11 के मल्टीपल पे आ सकता है। बाकी के लिए पढ़ोगे ही ना, उस एक के लिए भी पढ़ लो। मैं जो आपको बात बताता हूं ना, वो थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, कोई भी लगती भी है, क्योंकि खुद सोचना, एक बच्चा जो इस चीज पे मेहनत कर रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं बेटा ये करो, उसको ये लगेगा यार क्या मास्टर ये कैसे टॉप कर गया 2 बार, इन तरीकों से 2 बार टॉप कर गया होगा, हो ही नहीं सकता है, पेपर सॉल्व भी नहीं कर सकता इन तरीकों से। इस वाले तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं 2 घंटे में, भाई इस वाले से आधे सवाल भी नहीं लगा सकते, राइट? और तुम सोचो नहीं 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 इस सवाल में ये वाला तरीका लगेगा, हाउ विल यू नो? पेपर है आपके सामने, सीधा सवाल आया, भाई अभी तो चलो मैं सॉल्व करके आया, मुझे पता है इसके चारों ऑप्शन अलग अलग ऐसे ऐसे हैं, तो चलो ठीक है मुझे मालूम है। पेपर में तुम्हारे सामने अचानक से सवाल आया, कैसे तुम्हें पता है? चेक ही करोगे ना, और चेक करने में टाइम तो जाएगा, वो उसी की तो लड़ाई है। इसलिए ये तुम फिल्टर करो, मैं बार बार बोल रहा हूं 7/11 पे डिपेंडेंसी नहीं रखो यार, वो है हमारा अल्टरनेट मेथड है, मैं नहीं कह रहा खराब है, चेक करने के लिए तरीका भी बताइए कब चेक करना है, कैसे चेक करना है, बट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। एक और सवाल लगाइए। अब एक है कोई ऑप्शन 7/11 का, ये लो, चारों ही गायब है। अगला क्वेश्चन देखते, ये वाला सवाल क्या है, इन्होंने बोला 6 सेंटीमीटर व्यास के आकार के कुछ बर्फ के टुकड़े गोलाकार होते हैं, उन्हें एक बेलनाकार कंटेनर में गिराया जाता है जिसमें कुछ रस है, जूस टाइप का भरा हुआ है ना, जूस, और वे पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। यार जूस मग्न होंगे ना, जलमग्न कहां से होंगे? ठीक है, यदि बर्तन का व्यास आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है, भाई ये हमारे पास बर्तन है, इस तरीके से बेलनाकार बर्तन है, इसका व्यास हमें 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें हमने छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरा रखे हैं इस तरीके से, राइट, जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर है। जब हमने गोले गिराए हैं तो बर्तन का जो
पानी है, सॉरी जूस जो है वो बढ़ जाता है 40 सेंटीमीटर, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा कितने गोले गिराएगा, तो ये वही कौए वाली कहानी जैसा एक कल हमने सवाल डिस्कस किया था कि जितना भी बर्फ के गोलों का आयतन होगा, अब चूंकि बर्फ का गोला एक गोलाकार फॉर्म में है, स्फीयर फॉर्म में है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक गोले का, अब चूंकि व्यास 6 है तो इसका एक गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई और 3 का क्यूब, एक का। हमने ऐसे पी गोले गिराए, हमने ऐसे पी गोले गिराए और जिसकी वजह से बर्तन का वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो बोले सर ये बेलनाकार बर्तन था तो पाई आर स्क्वायर 18 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो आर स्क्वायर 9 × 9 और हाइट बढ़ गई 40 सेंटीमीटर। यही तो होगा, बस इसको सॉल्व कर जाइए। इसको अगर सॉल्व करते, देखो पाई से मेरे भाई पाई गया, 3 से एक 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 9, वो ये खत्म हो जाएगा, 4 से ये 4 गया तो पी की वैल्यू आ जाएगी 9 और 0 90। कितने गोले गिराए जाएं, आंसर बोले सर 90 गोले गिराए जाएं, ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से, अच्छा ये एक बर्तन में दूसरे बर्तन को डालने वाला सवाल बहुत रिपीट करता है। एक जगह से मिट्टी खोदेंगे, दूसरी जगह पूरे खेत में फैला देंगे, है ना। अब जब खेत में फैलाने वाले आया था तो हमने, आप लोग फॉर्मूले से करते हैं, हमने टाइल्स फॉर्म पे बताया था, याद है, उसको भी हम लगवाएंगे एक दो सवाल। चलिए आगे बताते हैं अगला। 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस समवृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 और 7 है। यार छिन्नक का फॉर्मूला किस किस को आता है? मुझे छोड़ के मेरी कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं आता, ना मैंने कभी याद किया ना कभी याद कराया, क्योंकि छिन्नक के फॉर्मूले बहुत बड़े हैं और मैं सिमेट्री बहुत मोहब्बत से पढ़ाता हूं। तो जब मैं सिमेट्री बहुत मोहब्बत से पढ़ाता हूं तो मैं छिन्नक पे क्यों काम करूं? ये रहा हमारा स्कूल। अगर आप गौर से देखें भाई, अगर आप गौर से देखें तो क्या यही तो हमारा छिन्नक होता है भाई? यही तो हमारा छिन्नक है। हमने उसकी तरफ इमेजिनरी कोण तैयार कर लिया थ्रू सिमेट्री, और अगर मैं अपनी उस सिमेट्री के हिसाब से देखूं तो इसकी बड़ी त्रिज्या है 28, छोटी त्रिज्या है 7। रेशियो कितना हो गया? बोले सर रेशियो हो गया 1 और 4 का, तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये 45 है। डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर 3 बराबर 45 है तो 1 बराबर 15 हो गया सिमेट्री का डिफरेंस रूल। अब सिमेट्री का डिफरेंस रूल मैंने पढ़ाया आपको क्लास में, आप देखिए वीडियो, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि ये कैसे, कितना टाइम लग गया हमें। बस ये इस पर काम कीजिए। अब अगर आपको छिन्नक का वॉल्यूम निकालना है, पूरे के वॉल्यूम में से टोपी का वॉल्यूम हटा दो, हो गया छिन्नक का वॉल्यूम। क्यों लंबे चौड़े फॉर्मूले याद करो? नहीं तो ऐसे छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया, छिन्नक का कर्व्ड सरफेस एरिया, हालत खराब करते हैं यार, राइट। अच्छा इसके बाद में अब यहां पर एक जुगाड़ आप और सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोले सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई होता है। हमने जैसे छिन्नक देखा, हमने कहा तुम लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के मालिक हो, तो एक तो हमने पाई देख लिया, दूसरा आर एच, आर रेशियो के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 3, आर रेशियो के अकॉर्डिंग 3 दे रखा है, तो मतलब हम 11, 7 और 3 सबके मल्टीपल देख सकते हैं। ये हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है, ये है 8 4 12, ये हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है, ये हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि हमने देखा यार तुम भयंकर कैलकुलेशन के मालिक हो, हम इतना टाइम तो तुम्हें नहीं देने वाले हैं। और चूंकि हमारे ऑप्शंस ने, फिर हमने तुरंत अप्रोच किया ऑप्शन की साइड पर, तो ऑप्शंस ने बताया कि हमें 11 का मल्टीपल एक ही है, और हमारे पास कई तरीके थे, हम 11 का चेक करते, 7 का चेक करते, हम 3 का चेक करते, तो इसलिए हमने वहां पर कर लिया। पिछले वाले सवाल में चूंकि कैलकुलेशन इतनी नहीं थी तो हमने जल्दी ब्रेक कर लिया था। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये सब चीजें रहेंगी। अब एक काम करते हैं, इसको जरा एक बार लगा के देखते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। तो यार देखो कोन के बारे में बोल रहे कि एक कोन है, इसको हमने पिघलाया तो इसका हमें वॉल्यूम चाहिए, फिर हमने एक बेलन बनाया है जिसकी आधार और ऊंचाई 3 और 5 के रेशियो में है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले इसका वॉल्यूम चाहिए, तो शंकु का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 28 स्क्वायर, इंटू हाइट 45 और 15 60। ये हो गया सबसे बड़े कोण का। अब उसमें से टोपी वाला हटा दो, मतलब 7 स्क्वायर इंटू 15, ये हटा दो, ऊपर वाला हटा दिया, हो गया ये हमारे फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम बराबर है पाई आर स्क्वायर, कितना है 3 तिहाई 9,
और h कितना है, बोले सर 5 इंटू एक्स, इनके साथ कांस्टेंट भी चलेगा ना, 3p 5p, तो वो आर स्क्वायर में 2 बार है, एच में 1 बार है, तो इसका मतलब ये पी क्यूब बन रहा है, वो कांस्टेंट टर्म, वो सॉरी वो जो कॉमन टर्म है वो। अब अगर हम सॉल्व करें तो यार इसमें से मैं देख सकता हूं कैलकुलेट ना करके, हम अगर कॉमन लेंगे तो इसमें से 7 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने और 15 कॉमन ले लिया, तो 7 कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16, यहां से 15 कॉमन लिया तो 4 माइनस 1, 16 चौको 64 में से 1 गया 63, 63 दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 9 इंटू 5 इंटू पी क्यूब। अब मेरे भाई सॉल्व काटना पीटना शुरू कीजिएगा, पाई से पाई गया, 3 से काटा, इसको काट लिया 5 बार, 5 से 5 गया, 9 से इसको काट दिया 7। तो आप अगर गौर से देख पा रहे हो तो आपके पास सिर्फ बच रहा है 7 का क्यूब, पी क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब, तो p इज इक्वल टू 7। इसका मतलब यह हो गया कि रेडियस 21, रेडियस 3p मतलब 21, हाइट 5p मतलब 35। आपसे करें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच, 7 से कैंसिल किया 5 बार, 21 गुना 22 ये हो जाता है आपका 162, और 5 दूनी 10 तो ये हो जाता है आपका 46 पीस। ये आपका सॉल्यूशन है, बट चूंकि यहां कैलकुलेशन हमें ज्यादा दिख रही थी तो हमने यहां पर अपनी अप्रोच लगा लिया था, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा मल्टीपल्स चेक करने की व्यवस्था थी। लेकिन जब हमारा सॉल्यूशन छोटा होगा और हम स्टार्टिंग जोन पर होंगे तो फिर हम इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, अगर हम लास्ट में हैं पेपर के, फिर सवाल चाहे छोटा भी बना रहे, बट अगर टाइमिंग कम है तो हम सीधे सीधे मल्टीपल चेक कर। तो इसलिए जो मल्टीपल चेक करने वाला मेथड है वो सब्स्टिट्यूट मेथड होना चाहिए, बट आपको सवाल को सॉल्व करना भी आना चाहिए, ये भी चीजें जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 मीटर के आंतरिक व्यास के साथ एक बेलनाकार नहर के माध्यम से पानी बह रहा है, 30 मिनट में नहर से बहने वाले पानी की मात्रा बताइए। 30 मिनट में नहर के पानी से बहने वाले पानी की मात्रा बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। चलिए, तो एक तो तरीका वो आपका 7-11 वाला हो ही जाएगा, है ना, उसको आप इन्वॉल्व करते रहेंगे, बट एज अ सब्स्टिट्यूट मेथड, एज अ सब्स्टिट्यूट मेथड, राइट। चलिए, अच्छा अब मैं क्यों, अच्छा आपको ये लग रहा हो बोले सर इसके तो हर एक सवाल 7-11 से लग रहे हैं, ये पेपर के ही सवाल है, लेकिन पेपर के वो सारे सवाल नहीं है जो पूछे गए। मैं वो सवाल फिल्टर करके लेकर के आऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीखना। तो मेरा फोकस ऑप्शंस पे नहीं था, मेरा फोकस सवालों पे था कि ये आपके लिए जरूरी है। अब आप खुद बताइए, ये वाला सवाल आपने कितने बार देखा होगा अपने पेपर में, अलग अलग वैल्यूज के साथ में, कभी नहर पे होगा, कभी पानी के पाइप से पानी बहा रहे होंगे, तो सवाल इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा फोकस यहां था ही नहीं, मेरा फोकस यहां है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिए इसको। अब इसका सीन क्या होगा, जरा एक बात को समझिए यार। एक हमारे पास पाइप है जिसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी बह रहा है, जैसे यार ये पाइप है, राइट। अब मेरी बात सुनिए, ये 18 किलोमीटर का पाइप है, ये 18 किलोमीटर का पाइप है, 18 किलोमीटर की स्पीड से अगर पानी बह रहा है तो इसका मतलब अगर कोई पानी का कण, मैं अगर यहां पर नाव डालूं या कोई पानी का कोई पॉइंट है, कोई कण है, वो 1 घंटे में बहता हुआ यहां पर पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, यस और नो। अब मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना, जब ये पॉइंट यहां पर था, जब ये पानी की कोई कण यहां पर था, तो इसमें पूरे में पानी भरा था, राइट। अब यहां से पानी की कर दो सप्लाई बंद, इमेजिनरी, इमेजिनरी यहां से कर दो पानी की सप्लाई बंद, बोले 1 घंटे बाद ये पूरा ऐसे बहते 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 बहते, बोले सर ये पूरा पानी खाली हो जाएगा क्योंकि ये कण यहां पर पहुंचे। मतलब 1 घंटे में कितना पानी बह गया, तो आप कहोगे सर इस लंबाई का और इसके एरिया के हिसाब से जितना भी पानी इसमें भरा था इस सिलेंडर में, वो पानी 1 घंटे में बह जाएगा। ब्रो इन्होंने पूछा है 30 मिनट में, तो 30 मिनट में बोले सर आधा बहा होगा, मतलब आपके पास जो सिलेंडर बहा है पानी, जो पानी का सिलेंडर बहा है, उसकी हाइट 9 किलोमीटर आ गई, और उसका आंतरिक व्यास अगर 7 मीटर है तो उसकी रेडियस
7/2 मीटर आ गई। अब बस पानी की मात्रा निकालनी है तो बस हो गया खेल खत्म। तो वॉल्यूम कितना है? बोले सर वॉल्यूम हो जाएगा पाई, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर 7/2, 7/2 और एच, आर स्क्वायर के बाद में एच, तो एच कितना है? बोले सर देखो ये तो मीटर में था 7 मीटर, हमसे आंसर मीटर क्यूब में पूछ रहे तो सर 9 किलोमीटर नहीं चलेगा, किलोमीटर को बनाइएगा मीटर, किलोमीटर को हमने बना लिया मीटर। तो देखो 1 2 से ये 2 गया 11, एक जीरो काट देगा, लास्ट में 2 जीरो चाहिए, वो सब में है, कुछ नहीं खेल पाए यहां पर। बाकी क्या गुणा करना गुणा कर लो, मल्टीपल चेक करना मल्टीपल चेक कर लो, 11 का कर सकते हो, 7 का कर सकते हो, 9 का कर सकते हो, कोई भी कर लो जाकर के, राइट। तो वो तो अपन लोग स्टार्टिंग में ही लगा लिए थे, अभी तो सिर्फ गुणा गुणा खेल रहे हैं। तो यहां से गुणा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करने पर बोले सर ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा 9 सत्ते, अच्छा ये 7 से ये 7 भी खत्म हो गया, तो 9 सत्ते 63 और 11 से गुणा करेंगे तो 6 9 3 और 000 डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग करेंगे तो 34 65 00, 34 65 00, ऑप्शन डी करेक्ट। तो सिंपल इसमें ये पाइप वाला कॉन्सेप्ट समझाना था। अब अगर आपसे वो बोलते कि भैया हमें एक बात बताइए 3 मिनट में कितना पानी निकलेगा, तो आप सीधी क्या गणित लगाने वाले थे? बोले सर ये देखो समझो, ये जो आपको स्पीड दिया जाता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेटर ऑफ हाइट। आपको सिर्फ ये समझना है, जो भी आप स्पीड दे रहे हो ना, ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये अभी कर रहा है कि 60 मिनट में हम 18 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब 18,000 मीटर। तो 3 मिनट में कितना जाएगा? बोले सर 6 मिनट में 1800, इसका मतलब 3 मिनट में आधा कर देंगे 900 मीटर, मतलब 3 मिनट में जो ये बेलन कट रहा होगा उसकी हाइट 900 मीटर होगी। तो इस सवाल के माध्यम से बस आपको यही समझाना था कि ये जो डाटा है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। दोबारा कभी भी ऐसा सवाल आए तो ये जो स्पीड होगी इसको आप हाइट के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ओके। अगला सवाल नेक्स्ट। एक समान चौड़ाई और लंबाई के एक रिबन को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार तार के घुमावदार पृष्ठ के चारों तरफ लपेटा जा रहा है ताकि इसे पूरी तरह से ढका जा सके। इस बेलन के आधार की परिधि सी है, तो बेलन के चारों ओर रिबन को कितनी बार लपेटा? यार ये बेहद आसान सवाल है अगर कॉन्सेप्ट पता है। ये परिधि है, ये बेलन है, दिख रहा है, ये इसकी परिधि हो गई। मैंने बोला इसकी परिधि यार 1 मीटर की है, इसकी परिधि 1 मीटर की है, और मेरे पास ये लो, मेरे पास ये केबल है, ये मान के चलो 10 मीटर की है, इसकी परिधि 1 मीटर की है, केबल 10 मीटर की है। तो कितने राउंड लगा पाओगे आप? बोले सर लगाना शुरू करते, काउंटिंग करेंगे। हमने कहा देखो पहला राउंड कितने का लगा? बोले 1 मीटर, परिधि 1 मीटर की, तो 1 मीटर लंबाई इन्वॉल्व हो गई। फिर दूसरा राउंड बोले 2 मीटर का, फिर तीसरा राउंड बोले 3 मीटर का। अब तुम बताओ कितने लगाओगे? 10 मीटर का तार है। बोले सर इसका मतलब जो नंबर ऑफ राउंड होते हैं, नंबर ऑफ राउंड होते हैं, नंबर ऑफ राउंड वो होते हैं लेंथ अपॉन सरकमफेरेंस। यस और नो? बोले जो भी हमारे पास वायर है उसकी जितनी भी लेंथ है और अपॉन में सरकमफ्रेंस में कितना वायर लपट रहा है, तो सरकमफ्रेंस कितनी है उसके बराबर होगा ना। तो यार अपने पास लेंथ तो उन्होंने पहले ही दे रखी कि लंबाई तो एल है, लेंथ तो एल ही दे रखा है, रिबन ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ। विड्थ से मुझे कोई काम ही नहीं है, हमें काम है लेंथ से, जो आपको दे रखा है एल, और सरकमफ्रेंस चाहिए सिलेंडर की, तो वो आपको दे रखी है सी। और पूछे नंबर ऑफ राउंड बताइए, तो लेंथ एल है, सरकमफ्रेंस सी है। बोले सर एल अपॉन सी राउंड लगाइए, बात खत्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बेलनाकार ध्रुव दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, ये यार मोस्ट रिपीटेड है, ये मोस्ट रिपीटेड है, आप में जाने कितने उन्होंने खुद ही देखा होगा। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, मतलब 2 पाई आर एच बराबर 132,
और वॉल्यूम दे रखा है आपको क्यूबिक मीटर में, वॉल्यूम दे रखा है 528। वॉल्यूम क्या होगा बोले सर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 528। नेक्स्ट स्टेप मेरे भाई खुद ही समझ लो, इनको डिवाइड मारो। डिवाइड किया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, एच से एच गया, 2/r बराबर, ये काटो किससे गएंगे, 13 चौको 52, 2 चौको 8, 1/4, 13 चौको 52, 2 चौको 8। तो यहां से मेरे भाई r बराबर आ गया आपके पास। जैसे ही r बराबर 8 है, कहीं पर भी उठाकर रख लो, तो 2 गुना 22/7 गुना 8 गुना h बराबर 132। 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 22 छिक्का 132, 2 से काटा 3 बार, तो h बराबर आ जाएगा 21/8। अच्छा हाइट ही पूछ दिया, 21/8, 8 दूनी 16, 5 21, 2 सही 5/8 आंसर। मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये। अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट रिपीटेड। अब ये देखने में बहुत आसान है और एक्चुअल में है भी, बट रिपीटेड है। इन्होंने आपसे हमेशा पूछना है वॉल्यूम का रेशियो बताइए, वॉल्यूम का रेशियो बताइए, वॉल्यूम का रेशियो बताइए। भैया वॉल्यूम का रेशियो होता है, देखो समझो, वॉल्यूम V1/V2 अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, R1 R2 H1 H2, यही तो करेंगे। आपको पता है यार, पाई से पाई खत्म है, कांस्टेंट है। आप एक काम और देखो यार, जो भी त्रिज्या होगी हम लेंगे, अगर 4x मानेंगे तो ये 5x मानना पड़ेगा। तो 4x अगर मानेंगे तो ये R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोले सर 16x स्क्वायर, और 5x माना है तो ये कितना हो जाएगा सर 25x स्क्वायर। वैसे ही अगर हम हाइट को 5y, तो दूसरे वाले की हाइट 2y हो जाएगी। तो इसको अगर हम 5y मानते हैं तो दूसरे वाले की 2y हो जाएगी। आप गौर से देखो, जो भी आप कॉमन टर्म मान रहे हो वो पूरा पूरा कट जा रहा है। मेरा ये सब समझाने का मतलब ये था कि अब दोबारा कभी भी ये सवाल तुम्हारे सामने आएगा ना, तो जैसे उन्होंने वॉल्यूम पूछा है तो तुम वॉल्यूम में वेरिएबल्स ढूंढो कौन सा है। बोले सर वेरिएबल्स है वॉल्यूम में आर स्क्वायर एच, पाई तो कॉमन टर्म है, वेरिएबल्स है आर स्क्वायर एच। तो भैया देखो, पहले वाले की आर है 4, तो 4 चौको 16, और पहले वाले की एच है 5 अपॉन दूसरे वाले की आर है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे आर स्क्वायर की वजह से 25, और दूसरे वाले की एच है 2। बस ये करना है आगे से तुम्हें, इसीलिए आपको पूरा सब समझाएगी, ऐसे ऐसे से सब देखो, कॉमन टर्म कटेगा, ये सारी चीजें होंगी। अब आप सीधा सीधा लगाओ, 5 से कैंसिल किया 5 बार, 2 से कैंसिल किया 8 बार, व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर बोले सर 8:5, ऑप्शन सी। आपको ये करना है आगे से, कुछ ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, राइट। एक और सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई है, राइट। अब जैसे उन्होंने पाई दे रखा है अपना ऑप्शन पाई में, तो अब तुम्हारा 7/11 खत्म हो गया ना, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, करिए आकर फिर। तो क्या दे रखा है बोले सर, कुल सरफेस एरिया 2πr h प्लस आर बराबर 64 पाई। तो पाई से तो पाई गया सबसे पहला का। आगे का सीन क्या है, ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, मतलब मैं h की जगह पर अपने साइड से r लिख सकता। तो देखो यार 2r इंटू 2r सही है, मतलब 2r इंटू 2r, दो चीज का स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है, और ये 64 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2r की वैल्यू 8 रही होगी, 8 8 64, या तो आप गुणा करके लिखो 4r स्क्वायर बराबर 64। अरे मेरी नजर यहीं से काम कर रही है, तो क्या मैं r बराबर डायरेक्टली 4 लिख सकता हूं। और जैसे ही मैंने r बराबर 4 लिखा तो तुमने बोला हाइट भी 4 होगी, क्योंकि हाइट और त्रिज्या तो बराबर है, राइट, हाइट और त्रिज्या तो बराबर। अब इन्होंने बोला अगर हम ऊंचाई को दुगना कर दे, अगर हम ऊंचाई को दुगना कर दे भाई, मतलब अब ऊंचाई अगर हम 8 कर दें और त्रिज्या को अगर आधा कर दें, तो त्रिज्या अब हम 2 कर लेते हैं। तो नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr और h प्लस आर, तो टोटल हो जाएगा मेरे भाई 40 पाई। ये इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा, अब आप सोचो सर क्या इसमें रेशियो वगैरह नहीं लगा सकते हैं कि अगर हम ऊंचाई को अगर 2 गुना कर रहे हैं तो हमारा वक्र पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया भी 2 गुना हो जाएगा, अगर हम त्रिज्या को आधा कर रहे हैं तो हमारा वक्र पृष्ठीय एरिया भी आधा हो जाएगा, इसमें नहीं लगा सकते। ध्यान रखो, जब भी आपका प्लस माइनस का साइन इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहां पर टर्म्स ब्रेक हो जाते हैं।
वहां पर टर्म्स ब्रेक हो। जैसे अगर आप कहोगे कि सर 2πr/s, तो आप क्या बोलते हो, बोले सर ये गुणा में लिखा हुआ है, ये सिंगल टर्म है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम प्लस आर ऐसे अलग से लिख दें तो आप क्या बोलोगे, बोले सर एक टर्म ये है और एक टर्म ये, बिकॉज ऑफ प्लस। तो जब भी ये प्लस और माइनस इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहां पर फिर आपका ये रेशियो अप्रोच काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पर दो टर्म इन्वॉल्व हो जाते हैं और दोनों टर्म के इंपैक्ट अलग अलग हो रहे होते हैं। तो इसलिए जो आप ये रेशियो वाला लगाते हो ना कि सर अगर ऊंचाई दुगना हुआ तो, अब जैसे अगर इसी वाले सवाल में अगर वो हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछते तो हम बराबरी लगा लेते, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में तो सिंगल टर्म ही है ना, सब गुणा में तो सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म है तो इसका मतलब बोले सर ऊंचाई दुगनी हुई हो तो दुगना हुआ होगा, त्रिज्या आधी हुई तो फिर आधा हो गया होगा, उतना ही रहा होगा, तो पहले जितना ही कर्व्ड सरफेस एरिया है। बस ये चीज समझ में आई बात। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक और बाहरी व्यास 6 और 10 है। व्यास अगर 6 और 10 है तो त्रिज्याएं 3 और 5 हो जाएंगी। अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन मेरे भाई होता है 2/3 πr³। ये सब गोले में डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको। इसको पिघला रहे हो तो वॉल्यूम बराबर करोगे, करो भाई वॉल्यूम बराबर, करो वॉल्यूम बराबर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, 2/3 पाई, बाहरी त्रिज्या 5 का क्यूब 125 माइनस आंतरिक त्रिज्या 3 का क्यूब 70। ये हो गया सर अर्धगोले का, जो कि बराबर होगा सिलेंडर का पाई। आर कितना बोले सर 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर हो जाएगी 7 × 7। हाइट कितना बोले वही तो पूछना है। तो बस मेरे भाई पाई से पाई गया, इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 98, 7 7 49 दूनी 98। तो h बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4/3, 4/3 होता है 1.3 सिंपली। अच्छा ये जो पिघलाने वाले सवाल होते हैं ये पूछे भी बहुत जाते हैं, काफी ज्यादा सवाल ये पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4/3 या फिर 1.33 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का रेशियो आपको दे रखा है। अब देखो फिर से वही चीज आ गई, एक बेलन और शंकु है। अब देखो एक बार बेलन है और एक बार शंकु है, क्या करना है, बोले सर एक बार सिलेंडर है और एक बार कोन है, राइट। इनके आयतनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो बेलन का आयतन होगा πr², कोन का आयतन होता है 1/3 πr²। पाई से पाई का ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो अल्टीमेटली 3r²h/r²h, राइट। अब देखो यार हमारे पास जो बेलन की त्रिज्या है वो 3 है और उसका वर्ग रखना है तो हमने 9 रख दिया। शंकु की त्रिज्या 1 है, वर्ग रखना है 1। ऊंचाइयां बराबर है तो सेम कट जाएगा, कितना आ जाएगा सर 27/1, 27/1 ऑप्शन बी करेक्ट। यही तो अभी सीखा है और ये बहुत पूछते हैं, ये रेशियो वाले सवाल बहुत पूछते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये कुछ सवालों का कलेक्शन था एंड ये वो सवाल थे जो सिलेंडर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन ये रेशियो वाला तो बहुत ज्यादा पूछा। तो ऐसे सवालों को लगाइए और मैं जो 7 और 11 वाली बात है उसको अभी 1-2 दिन और डिस्कस करूंगा। सवालों को 7 और 11 से लगाना चाहिए, लेकिन मैंने बस एक ही चीज बताया कि आपका सब्स्टिट्यूट मेथड होना चाहिए, प्रायोरिटी मेथड नहीं होना। प्रायोरिटी मेथड के लिए आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कुछ अप्रोचेज भी आपको सिखाई जाएंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ सिलेंडर के बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक बहुत लेंथी होते हैं। आप सोचो कि 1 घंटे के लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन सिलेंडर पढ़ाने में मुझे लगभग 3 लेक्चर लगते हैं सिर्फ सिलेंडर पढ़ाने में। और एक लेक्चर जब मैं पेड लेता हूं तो लगभग 1.5 घंटे का तो एक एवरेज लेक्चर होता है। खुद समझ लो, जो चीज आप 4-4.5 घंटे में डीपली एक्सप्लेन कर पाते होगे उसको 1 घंटे में कैसे पढ़ा दिया जाए विद एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए वहां पर जितना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है, मोस्ट रिपीटेड, वो सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि फॉर्मूले सबको आते हैं। कैलकुलेशन पे क्या दिमाग लगाए, जैसे वो 67 वाले सवाल की कैलकुलेशन का अप्रोच डिस्कस हुआ था। तो इन चीजों की आपकी जरूरत है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा सेशन था सिलेंडर का, एंड आई होप कि आपको इसमें अपने काम की चीजें जरूर मिली होगी। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का अगला सेगमेंट कोन। तो पढ़ के आइएगा, मुलाकात करते हैं कल के सेशन में। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।